सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। 21 सितंबर 2025 को लखनऊ में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन का कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। ये कार्यकर्ता सम्मेलन आवाज का BBS3 आईडासा एवं रमा के तत्वावधान में किया जाता है, जिसे रणनीति तैयार करने के तौर पर देखा जा रहा है। कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर यहाँ पर चर्चा होती है। हम आपको बता दें 28, 29 और 30 नवंबर 2025 को सारनाथ वाराणसी में बुद्ध बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर अर्थात BBAIC सारनाथ वाराणसी में एक शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम की तैयारी के लिए जो संविधान दिवस के उपलक्ष्य में किया जाता है, प्रतिवर्ष ये कार्यक्रम होता है और इस बार 3 दिवसीय कार्यक्रम होने जा रहा है। मेरे साथियों, इस कार्यक्रम तैयारी के बिंदुओं पर भी चर्चा की गई। साथ ही साथ 30 नवंबर 2025 को BBAIC का जो मुख्य भवन है उसका शिलान्यास का कार्यक्रम भी प्रस्तावित है। इस हेतु यहाँ पर तैयारी के बिंदुओं को परखा गया और रणनीति साझा की गई। इसके बाद वर्तमान में सबसे ज्वलंत मुद्दा शिक्षकों का चल रहा है, TT अनिवार्यता को लेकर। इस हेतु एक ज्ञापन यहाँ पर सर्वसहमति से पारित किया गया और उस ज्ञापन को माननीय प्रधानमंत्री को भेजे जाने की योजना है। और इस तरह से ये महत्वपूर्ण बिंदुओं पर यहाँ पर चर्चा की गई। कैसे आवाज का BBS3 आईडासा रमा को हम मजबूती प्रदान करें, इन बिंदुओं पर भी चर्चा की गई। इस अवसर पर मुख्य वक्ता के तौर पर आदरणीय कविंद्र सिंह जी, राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली, मुंबई से अपनी गरिमामयी उपस्थिति लखनऊ में देते हैं और अपना क्रांतिकारी संबोधन देते हैं। आइए आज के इस वीडियो में उनके क्रांतिकारी संबोधन को हम सभी लोग सुनते हैं। कुछ ऐसे ऐतिहासिक तथ्यों पर उन्होंने जिक्र किया जिन पे ध्यान आपका जाना चाहिए। हमारा आपसे निवेदन है कि उनके इस संबोधन को आपको अंत तक सुनना चाहिए। तो आइए सुनते हैं ये क्रांतिकारी संबोधन। करने वाला बाहर का नहीं है, हम ही में आप में से बाबा साहब हैं, हम ही आप में से मानवर कांशीराम साहब हैं, पुले साहब हैं, सभी लोग हम और आप ही हैं। हम ही लोगों को मिलजुल के काम को बढ़ाना है। माइंडसेट ये होना चाहिए, इस उद्देश्य के साथ बैठे और इस उद्देश्य के साथ चले कि हमारा लक्ष्य सामाजिक परिवर्तन और व्यवस्था परिवर्तन है। उस व्यवस्था परिवर्तन और सामाजिक परिवर्तन के लिए हमें जो कुछ भी करना पड़े, जैसे भी करना पड़े, उसके लिए हम तैयार रहें। चाहे वो तन हो, मन हो, धन हो। BBAIC है, अभी लोग चले गए। BBAIC की बहुत सारी बातें हमको भी रखनी थी और शायद मैं कुछ भूल भी गया हूँ, अभी याद भी नहीं रहा। आदरणीय जो 2 साल के युवा हैं, उनके जैसा अभी मेमोरी नहीं रही है हमारी, कमजोर है अभी, तो याद नहीं रहता है कुछ चीजें। तो महत्वपूर्ण बात BBAIC पे मैं भी रखूंगा कि BBAIC का निर्माण क्यों करना है, बड़े विस्तार से तेज जी ने बता दिया और भी सभी लोगों ने रखा है। मेमोरी में कैसे रहे, यादगार में कैसे रहे, इस पर थोड़ा सोचना है। हमारे पेरेंट्स ने, जिनके पेरेंट्स सर्विस में रहे होंगे, नहीं रहे हैं उनकी बात अलग है, जिनके रहे होंगे उन लोगों ने मकान बनाया होगा, घर बनाया होगा। हम सर्विस में आए तो हम उस घर में नहीं रहे। आज हम घर जो बना के जाएंगे तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि हमारा बच्चा उस घर में रहेगा। अगर बिजनेस किया तो भी हो सकता है वो, और हमने मैनपुरी में बनाया तो वो लखनऊ में बनाएगा, नोएडा में बनाएगा, ये रहेगा। एक लाइफ पास होने के बाद, एक जनरेशन के बाद, मेरे घर को मेरे नाम से कभी कोई याद नहीं करेगा। जैसे मेरे फादर का घर है, फादर रहे होंगे तब उस समय कहते होंगे कि ये इनका घर है,
आज उसको मेरा घर कहते हैं। मैं भी नहीं रहूंगा तो मेरा बच्चा रहेगा, उसके घर को उसके नाम से जाना जाएगा। लेकिन खून पसीना कहां से चलता हुआ आया? हमारे पेरेंट पीढ़ी दर पीढ़ी चलता चला आया। अब हमें याद कैसे कोई रखे? याद हमें तभी रखेगा जब हम उस लकीर से उस जब हम एक नया पाथ बनाएंगे, एक नया रास्ता बनाएंगे, तब हमें कोई याद रखेगा। निश्चित रूप से BBAIC का जो निर्माण है और जो उसके उद्देश्य है, उसमें अगर हमारा योगदान रहेगा तो हमारी आने वाली संतानें हमेशा हमको याद रखेगी। बहुत सही, बिल्कुल। वॉल ऑफ हिस्ट्री हमारा सबूत रहेगी कि इस नाम का कोई था जो इस कार्य में जुटा हुआ था, तन मन धन से जुटा हुआ था और एक उस नोबल कॉज को फुलफिल किया जो बाबा साहब ने 1938 से देखा था। आज 87 इयर्स हो गए हैं, लगभग हो ही गए। वो मई का मैटर था, अभी सितंबर है तो 87 प्लस हो गए। फिर भी आवाजका ने 87 माइनस 2 नहीं 3 22 में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था लैंड परचेजिंग का। तो 87 माइनस 3 यानी 84 इयर्स में बाबा साहब की उस संकल्पना को एक स्थिर भाव, परमानेंट एक स्टेटस दे दिया। 1984 में ही बसपा का गठन हुआ था। 84 इयर्स बाद एक ये हुआ। हालांकि चीजों को मानता नहीं, लेकिन एक सीक्वेंस बना के हम लोगों को इसके लिए प्रेरित कर सकते हैं कि एक नया काम ये हुआ है। आफ्टर 84 इयर्स ऑफ बाबा साहब का जो 84,000 स्तूपों से भी हम ले सकते हैं। तो ये एक पिंच करने का एक तरीका है। आप लोग भी रखिए, हम भी बोलेंगे। और यहाँ जो बात होती है वो इसलिए नहीं होती है कि कविंद्र ने बोला या भानु जी ने बोला या उमेश जी ने बोला या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला, जिसने भी बोला वो उनका बोला, उस बोले हुए शब्द को हम जहां भी हैं चाहे तो कोट कर दें, अदरवाइज उस बात को जरूर रखें जिससे कि वो उसको जब टचिंग पहुंचे और उस टचिंग से हमारा जो लक्ष्य है वो फुलफिल हो। अब शिक्षकों की मैं ये बात लिख के दे सकता हूं। उस समय टीचरों के पास बहुत वक्त होता था। एक स्टोरी है कि दो भाई, एक टीचर है प्राइमरी या जूनियर जिसके भी समझ लीजिए, और एक भाई डीएम है। डीएम कहता है कि देखो मेरे पास इतनी पावर है, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, छुट्टी कैंसिल कर सकता हूँ, छुट्टी इशू कर सकता हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उस अध्यापक ने कहा कि हो गए तुम डीएम, लेकिन मैं अध्यापक हूं और मई और जून में जो मुझे 1.5 महीने की छुट्टी मिलती है, खटिया फैला बिछा करके टांग फैला के सोता हूं, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। ये था, है नहीं, ये था, है नहीं। बाबा साहब ने जो कहा था कि अध्यापकों पर क्यों विश्वास किया था, क्योंकि जो भी सिस्टम है उस सिस्टम के अनुसार अध्यापकों के पास सबसे ज्यादा वक्त होता था। इसके लिए बाबा साहब ने अध्यापकों पर ज्यादा कंसंट्रेट किया था। अब हो सकता है कि जैसे हमने पढ़ा बाबा साहब को, हो सकता है उन विरोधियों ने भी बाबा साहब को उस चीज को पढ़ा हो और पढ़ने के बाद उन्होंने सोचा हो कि इनको कैसे परेशान किया जा सकता है। तो चलो गायों की गिनती करो, कितनी गिनती मर गई है, कितनी जिंदा है, कितनी भूखी है, जाओ ये काम करो, वो काम करो। आज की डेट में मैं जानता हूं अध्यापकों के पास शिक्षा के अलावा बाकी सारे काम है। खाना बनाओ, खाना खिलाओ, न्यूज में ये तो आएगा
कि आज मिड डे मील न मिलने से बच्चे भूखे रहे, लेकिन ये ऐसी न्यूज कभी नहीं आएगी कि टीचरों की कमी से इतने बच्चे क्लास में बैठे रहते हैं, उनको शिक्षक नहीं है पढ़ाने के लिए। तो ये शिक्षक तो है ही है, शिक्षक उनका पहला सॉफ्ट टारगेट है, सॉफ्ट टारगेट है, क्योंकि शिक्षक अगर स्ट्राइक भी कर देगा तो भी सिस्टम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बच्चा अगर पढ़ जाए तो भी, नहीं पढ़ जाए तो भी, वो पार्ट नहीं है सिस्टम को उस तरह से मेंटेन करने के लिए। मैं ऐसा मत सोचिए कि मैं अध्यापकों के उस पर बात, मैं अध्यापकों के काम से जो प्रशासनिक इफेक्ट उसकी बात कर रहा हूँ। वैसे तो बिना अध्यापक के तो कोई कुछ बन ही नहीं सकता है, वही सब कुछ बनाता है बच्चे को। मैं उस प्रशासनिक इफेक्ट की बात कर रहा हूँ जिससे कि जो सरकारें जो चलती है उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। असर हमेशा तब पड़ता है जब दूसरे विभागों से अगर कोई विभाग स्ट्राइक कर दे तो वो जो फाइल्स रुक जाएंगी वो हमेशा के लिए रुक जाएंगी, उसमें डिले होगा, उसको मेकअप करने के लिए अलग से टाइम खर्च करना पड़ेगा। लेकिन नहीं पढ़ाई है 4 दिन अगर टीचरों ने नहीं पढ़ाया तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसीलिए टीचरों को उन्होंने फर्स्ट सॉफ्ट टारगेट उन्होंने बनाया, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। बाकी लोगों को धीरे धीरे अब ये सब चीजें हुई। अल्टीमेट सॉल्यूशन क्या है? ये समस्याएं हैं, विकराल समस्याएं, पर इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है कहीं न कहीं हम कर्तव्यनिष्ठ नहीं रहे। हम सिर्फ अधिकारों के चक्कर में अधिकार ही मांगते मांगते हम कर्तव्य करना भूल गए कि हमारा कुछ कर्तव्य है कि अधिकार कैसे मेंटेन हो। भारत जैसे जियोग्राफिकली, कल्चरली और कितनी तरह की विविधताओं वाला देश है जिसमें वर्चस्वता की लड़ाई हमेशा आपस में होती रहती है, चाहे वो धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर या और किसी आधार पर। तो वो जो आधार यहाँ पर बना हुआ है उसी आधार की वजह से ये सारी समस्याएं आ रही है और उसका सॉल्यूशन कहीं कहीं पर हमारे कर्तव्यों में कमजोरी, शिथिलता आना है। हमने अपने कर्तव्यों को उस तरीके से फुलफिल नहीं किया जिस तरीके की कल्पना हमारे महापुरुष करते थे और जिस तरह से उन्होंने किया। कारण बहुत सारे थे कि हम लोगों को नहीं मालूम था, लेकिन आज पिछले 8-10 साल से मैं मानता हूं ये सारी चीजें नहीं रही। अब अगर कोई नहीं जानता है, नहीं समझने की कोशिश करता तो ये वो तो और भी उस बड़े कर्तव्य से विमुख हो रहा है, क्योंकि आजकल बहुत सारी चीजें बड़ी इजीली अवेलेबल है इंफॉर्मेशनली सिस्टम पर। तो इसलिए हमारा जो कर्तव्य है, संविधान में भी कर्तव्यों की संख्या ज्यादा है, अधिकारों की संख्या कम है। तो नंबर वाइज भी अगर हम सोचें तो भी हमारा कर्तव्य ज्यादा है, इसलिए काम हमें ज्यादा करना है। अगर हमें ज्यादा काम करके ही हम अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं। अधिकारों को मेंटेन करने के लिए, उनको विदहोल्ड रखने के लिए हमें अपने कर्तव्यों को समझना पड़ेगा। हमें अपने कर्तव्य पूरे करने होंगे। और मैं तो जब ये बुक देखता हूँ, 40 वॉल्यूम वाली जिस बुक को भी पढ़ता हूँ, तो मैं तो ये कल्पना करता हूँ कि एक व्यक्ति ने कितने सालों तक की फोरकास्टिंग करके दी है, कितने सालों तक का उन्होंने, उस व्यक्ति ने उस चीज को सोच लिया, अगले 100 साल में, 150 साल में, 500 साल में क्या क्या हो सकता है, वो सारी चीजें उसमें आई और सॉल्यूशन के साथ दिया है। 1925 में एक संगठन बनता है और बाबा साहब को चिंता 1928 में ही हो जाती है। 38 में सार्वजनिक रूप से ऐसी बात रख देते। ये तो एक एविडेंस के रूप में है, लेकिन मैं खुद को इस बात के लिए गौरवशाली या गर्व के साथ कहता हूं
कि मैं आवाज का जैसे संगठन में हूं, एक कार्यकर्ता हूं जिसने ऐसे सेंटर की कल्पना उस समय की जब हमारा संगठन बाबा साहब के बारे में, इस पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में नहीं जानता था, अननोन था। और वो हम लोगों ने घटना से सीखा। कोविड आया, ये सब समस्याएं पैदा हुई, उससे हम लोगों ने सीखा। इसका मतलब हमारा पाथ बहुत अच्छा है, पवित्र है, नोबल है। जहां तक बात माइनस प्लस की है, मनुष्य है, गलतियां स्वाभाविक है, गलतियों में सुधार हमेशा होता रहना चाहिए, क्योंकि बाबा बुद्ध ने भी इस बात को कहा है, परिवर्तन और संविधान में भी परिवर्तन के लिए 368 दे रखा है कि अगर कुछ ऐसी जरूरत है तो 368 के अनुसार उसमें परिवर्तन किया जाए, तो परिवर्तन होना चाहिए। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।